साथियों, आज आप सभी का वाणिज्य की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग बीकॉम द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर के अप्लाइड इकोनॉमिक्स विषय के इंडियन कंपनी एक्ट प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हमारी चर्चा का बिंदु होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। इस व्याख्यान से आप, जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब पार्षद अंतर नियम एवं प्रविवरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, या हम यह अगर जानें कि कंपनियों की जो स्थापना होती है वो एक अधिनियम के द्वारा होती है और कंपनी की स्थापना के समय इसमें चूंकि बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो कंपनी का प्रत्येक कार्य कानून सम्मत और न्यायपूर्ण ढंग से होना जरूरी होता है। इसीलिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी के समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों में पार्षद अंतर नियम एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। यहाँ आप देखेंगे कि कंपनी का निर्माण किस तरह से होता है। पूर्व के व्याख्यान में भी अपन ये चर्चा कर चुके हैं और यहाँ मैं संक्षिप्त में आपको बतलाना चाहूँगा कि परिवर्तन, समामेलन और व्यापार प्रारंभ करने की जो मुख्य प्रक्रिया होती है, इसमें समामेलन के समय जो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास हमें प्रपत्र सौंपना पड़ते हैं, उनमें पार्षद संयम नियम के बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रपत्र पार्षद अंतर नियम होता है, जिसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। अब पार्षद अंतर नियम, जैसा कि नाम से ही हमें मालूम पड़ता है कि ये कुछ कंपनी की आंतरिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। जैसा कि इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 2(2) में कहा गया है, आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company's law or of this act। इसका आशय है कि अंतर नियमों से आशय कंपनी के ऐसे पार्षद अंतर नियम से है जो पिछले कंपनी अधिनियमों या इस अधिनियम के अधीन मूल रूप से निर्मित किए गए हों या समय समय पर परिवर्तित हों। अधिनियम का अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी यह जानते हैं कि कोई भी अधिनियम बनने के बाद समय समय पर उसमें परिवर्तन होता रहता है और वह परिवर्तन भी बहुत जरूरी होता है। और ऐसे परिवर्तनों के बाद हमारा जो अधिनियम होता है वो एक बहुत ही समृद्ध और उपयोगी और पावरफुल अधिनियम बनता है। यहाँ पार्षद अंतर नियम की बात भी कुछ इस तरीके की गई है कि यदि इसमें समय समय पर कोई संशोधन हुए हैं तो वह भी इस अंतर नियम के लिए उचित है और यह कंपनी अधिनियम के धाराओं के अधीन है। यहाँ भारत के उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में अंतर नियमों के बारे में जो बात कही थी वह यही कही थी कि अंतर नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध का नियमन करते हैं तथा इसके अधिकारों को परिभाषित करते हैं। जैसा कि पूर्व में भी कहा गया था कि अंतर नियम नाम से ही हमें मालूम होता है, तो ये कंपनी की अपनी आंतरिक व्यवस्था। अब आंतरिक व्यवस्था एक कंपनी की क्या हो सकती है? बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसको हम क्रमबद्ध रूप से जान सकते हैं कि एक कंपनी की आंतरिक व्यवस्था क्या हो सकती है। अधिनियम और कई प्रकार के विद्वानों ने जो इसकी परिभाषाएं दी हैं, उन सबका एक सरलीकृत रूप और एक निष्कर्षात्मक परिभाषा कुछ इस रूप में तय की जा सकती है कि पार्षद अंतर नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के सदस्यों तथा कंपनी के आपसी संबंधों, कर्तव्यों तथा दायित्वों को परिभाषित करता है, संचालक मंडल के अधिकारों की सीमा निर्धारित करता है
एवं विधियों को स्पष्ट करता है, अनुसार कंपनी का संचालन किया जाता है। साथियों, कंपनी की परिभाषा में आपने जाना था कि कंपनी का बड़ा स्थायी अस्तित्व होता है, वर्षों तक कंपनियां चलती हैं और कंपनी के जो स्थापना करने वाले लोग होते हैं वे बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी का अस्तित्व हमेशा रहता है। ऐसी स्थिति में वे लोग जो कंपनी के सक्रिय प्रबंधन में भागीदारी कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर कोई कार्य करना है तो किस तरह से करना है, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, या उनकी विधि सम्मत या उनकी कानूनन बाध्यताएं क्या हैं, ये सभी बातें हमें पार्षद अंतर नियम से मालूम पड़ती हैं। और निष्कर्षात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के इंटरनल मामलों में जब भी कोई कंपनी कोई विवाद में आती है या कोई निर्णय लेना होता है तो उसे अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जरूर देख लेना होता है और उसके तहत ही अपने आगे के काम करते हैं। इस निष्कर्षात्मक परिभाषा के आधार पर हम इसकी विशेषता के रूप में जान सकते हैं कि पार्षद अंतर नियम किसी भी कंपनी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। दूसरी बात जो इसमें कही गई है कि सार्वजनिक प्रलेख, मतलब ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये जरूरी नहीं कि वही लोग इसको पढ़ें जो कंपनी के या तो अंशधारी हैं या कंपनी में जिन्होंने विनियोजन किया है या कंपनी के जो कर्मचारी हैं। यह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। एक आम आदमी, कोई भी व्यक्ति जिसकी इच्छा हो कि उसको किसी भी कंपनी का अंतर नियम जानना है तो उसके लिए वह अंतर नियम उपलब्ध कराना उस कंपनी की जिम्मेदारी है। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होने के आधार पर इसका जो क्षेत्र है बहुत ही विशाल और विस्तृत हो जाता है। आगे अपन इसके बारे में और जान पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक बिंदु है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। इसमें अगली विशेषता के रूप में कहा गया है आपसी संबंधों, अधिकारों, कर्तव्यों एवं शक्तियों का विवरण। मतलब कंपनी की आंतरिक व्यवस्था में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे और उनके क्या पावर्स हैं जिनके तहत वो काम करते हैं, यह सभी बातों का मार्गदर्शन हमें किसी कंपनी विशेष के अंतर नियम से मिल जाता है। आंतरिक व्यवस्था का भी मतलब यही है कि अधिकारों, शक्तियों, विवरणों और आपसी संबंधों के अतिरिक्त और भी कोई इंटरनल जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, वे सभी बातें पार्षद अंतर नियम के द्वारा तय की जाती हैं। यहाँ कंपनी के संचालन का नियमन, कंपनी कैसे कार्य करेगी या सीमा नियम की सीमाओं के अंतर्गत, देखिए पार्षद अंतर नियम से पूर्व कंपनी का एक पार्षद सीमा नियम होता है और इस पार्षद सीमा नियम में कुछ बातें स्पष्ट रूप से उल्लेखित होती हैं, जिसमें नाम भाग, पूंजी भाग, कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय भाग, व्यापार भाग, सार मुद्रा, ऐसी कई चीजें रहती हैं जो बिल्कुल बहुत जरूरी हैं। तो पार्षद सीमा नियम में जो बातें कही गई हैं, पार्षद अंतर नियम उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी की आंतरिक व्यवस्थाएं तय करता है। यहाँ जैसे अगली विशेषता इसकी यह भी है कि परिवर्तनीय प्रलेख पार्षद अंतर नियम में, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन किया जा सकता है और यह परिवर्तन कंपनी अपने किसी सभा में विशेष प्रस्ताव लाकर यह परिवर्तन कर सकती है, जबकि पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करने की बहुत लंबी प्रक्रिया है। पार्षद अंतर नियम की अगली विशेषता है कि यह मुद्रित और हस्ताक्षरित होता है। इसको छपा हुआ होना चाहिए और इस पर जिम्मेदार लोगों के, जो कि कंपनी के संचालक हैं या प्रवर्तक हैं, इन सभी के हस्ताक्षर होना चाहिए। इसकी एक अंतिम विशेषता है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है। यदि कोई अंशों द्वारा सीमित कंपनी है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि पार्षद अंतर नियम की आवश्यकता क्यों होती है। जैसा कि हम यह जान पाए हैं
कि सीमा नियम और अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो किसी भी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि प्रत्येक कंपनी के लिए अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी होती हैं। इसमें कहा गया है कि अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए अपना अंतर नियम बनाना अनिवार्य है। यहां अनिवार्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कंपनी जिसका सिर्फ अंशों द्वारा जो सीमित है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी की सभी कंपनियों को बनाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इससे कंपनी की आंतरिक व्यवस्था तय होने वाली है। और यदि कोई सार्वजनिक सीमित कंपनी अपने अंतर नियम नहीं बनाना चाहती तो उसे कंपनी अधिनियम की प्रथम अनुसूची सारणी आ के सभी 99 नियमों को मानना होगा, किंतु ऐसी कंपनी को अपने सीमा नियमों के ऊपर यह स्पष्ट लिखना होगा कि कंपनी बिना अंतर नियमों के पंजीकृत है। यहाँ अंतर नियमों का जो आवश्यकता है वह इस बात से परिपूर्ण होती है कि या तो कंपनी स्वयं अपने अंतर नियम बनाए, और यदि कोई कंपनी अपने अंतर नियम नहीं बनाती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत एक अनुसूची दी गई है और उस अनुसूची सारणी आ है और उसमें 99 नियम दिए हुए हैं। इन नियमों का पालन उस कंपनी को करना पड़ेगा अंतर नियमों की दृष्टि से, और उन अंतर नियमों का पालन करते समय कंपनी को अपने पार्षद सीमा नियम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यह स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा कि कंपनी बिना अंतर नियमों के पंजीकृत है। इसका आशय यह है कि कंपनी में प्रथम अनुसूची सारणी आ के नियम लागू होते हैं। अंतर नियम किस तरीके के होते हैं या इनके फॉर्म्स क्या होता है वह हम इस रूप में जान सकते हैं। इसकी कैटेगरी 4 की गई हैं: सारणी आ, सारणी सा, सारणी दा और सारणी ई। जैसा कि प्रदर्शित है कि सारणी आ में अंश पूंजी वाली सार्वजनिक सीमित कंपनी, ऐसी कंपनी पब्लिक कंपनी जो कि जिसकी अंश पूंजी है, जबकि सारणी सा में सारणी सा का जो प्रारूप है वो उस कंपनी के लिए लागू होता है जो बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी होती है। ये सार्वजनिक सीमित कंपनी क्या होती है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है, या अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है, इसको हम पिछले व्याख्यान में जब कंपनी के प्रकार हमने जाने थे तब जान चुके हैं। संक्षिप्त में यह बताना चाहूँगा कि जिन कंपनियों की अंश पूंजी एक सीमित रहती है, जिनके दायित्व सीमित होते हैं, जिनमें अंशधारियों के दायित्व अंश पूंजी तक ही सीमित होते हैं या उनके गारंटी तक ही सीमित होते हैं, तो ऐसी कंपनियों को हम अंश पूंजी वाली या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के नाम से जानते हैं। यहाँ सारणी दा में कहा गया है कि अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, और सारणी ई में कहा गया है असीमित कंपनियों के लिए जो ई प्रारूप है वह लागू होता है। वास्तव में इन सब बातों के अतिरिक्त यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक कंपनी का पार्षद अंतर नियम छपा होना चाहिए। यह पार्षद अंतर नियम नंबर लगा अनुच्छेदों में होना चाहिए, मतलब इसके पैराग्राफ्स होना चाहिए और उन पैराग्राफ के भी नंबर होना चाहिए। इन पैराग्राफ्स के बाद इसमें हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक अभिदाताओं के नाम, पते, व्यवसाय और अन्य विवरण भी होना चाहिए, जिससे हमें यह मालूम पड़ता है कि पार्षद अंतर नियम को प्रस्तुत करने वाले या इसका निर्माण करने वाले लोग कौन कौन हैं। अब यदि हम यह जानें कि पार्षद अंतर नियम की विषय वस्तु क्या होती है, जैसा कि आपने जाना कि सारणी आ में 99 नियम होते हैं, और यदि किसी कंपनी ने अपना पार्षद अंतर नियम नहीं बनाया तो उसे सारणी आ के 99 नियम मानना होते हैं। तो जब कोई कंपनी अपना पार्षद अंतर नियम बनाती है तब उसे सबसे पहले ये घोषित करना होता है कि सारणी आ के अपवर्जन की सीमा क्या होगी। जो सारणी आ है यह भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा एक प्रिस्क्राइब्ड या प्रस्तुत की गई सारणी है।
जो कंपनी की आंतरिक व्यवस्थाओं के संबंध में बहुत स्पष्ट और सुस्पष्ट अपने विचार या तथ्यात्मक बातें प्रस्तुत करती है। ऐसी स्थिति में हर कंपनी के व्यापार करने का तरीका अलग हो सकता है, उसकी एक प्रकृति अलग हो सकती है, और ऐसी प्रकृति में सारणी आ में जो बातें लिखी गई हैं उनको किस सीमा तक आपने संशोधन किया है या कहां तक आप नहीं मान पा रहे हो, उनकी तुलना में आप क्या मान रहे हो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात पार्षद अंतर नियम में हमें बतलाना पड़ती है। प्रारंभिक अनुबंधों की स्वीकृति से आशय यह होता है कि यह कंपनी अपनी स्थापना से लेकर अब तक क्या क्या काम कर चुकी है और उसकी स्वीकृति संबंधित व्यक्ति द्वारा है या नहीं है। शब्दावली से भी आशय जैसा सिंपल है कि कंपनी में अगर कोई शब्द व्यवहार में उपयोग किए जाते हैं तो उन शब्दों का उपयोग क्या होगा या उनका अर्थ क्या माना जाएगा। कंपनी की पूंजी कितनी होगी, अंशों का आवंटन एवं याचनाएं किस तरह से होगा, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल हम कब करेंगे। मतलब कंपनी के आंतरिक रेगुलेशन के संबंध में ये छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे अंश प्रमाण पत्र और अंश अधिपत्र कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, अंशों का हस्तांतरण के लिए क्या नियम होगा, अभिगोपन, ऋण प्राप्ति के अधिकार, सभाएं और सभाओं में सदस्यों के सभा में क्या क्या अधिकार होंगे, संचालक मंडल क्या होंगे, संचालक सभाओं संबंधी नियम क्या होंगे, प्रबंधकीय कर्मचारी क्या होंगे और कंपनी सचिव कौन होगा। इस तरह की बातें होती हैं जो पार्षद अंतर नियमों में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के लेखे किस तरह से रखे जाएंगे, अंकेक्षण का काम कौन करेगा, सार मुद्रा से आशय कि कंपनी की सील किस तरह से होगी, लाभांश क्या माना जाएगा और लाभांशों का कितना पूंजीकरण होगा, और कंपनी का समापन भी किस तरह से होगा, यह बात भी पार्षद अंतर नियम में लिख दी जाती है। क्योंकि आपको मालूम है कि कंपनी की परिभाषा जब हमने पढ़ी थी तब यह जाना था कि कंपनी की स्थापना भी कानून के द्वारा होती है और कंपनी का समापन भी कानून के द्वारा होता है। तो पार्षद अंतर नियम ही ये तय करते हैं कि किसी कंपनी का अगर समापन होना है तो उसमें अंतर नियमों में हमें उल्लेख करना होता है कि किन परिस्थितियां आएंगी, कौन सी ऐसी परिस्थितियां रहेंगी जब हमें अंतर नियम के आधार पर इस कंपनी को समाप्त करना होगा। यहाँ पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियमों का प्रभाव क्या होता है। इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ सीमा नियम और अंतर नियम तो तैयार हो गए, लेकिन जैसा कि प्रदर्शित है कि इन पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियमों के आधार पर ही कोई कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या सदस्यों द्वारा कंपनी को जिम्मेदारी तय की जा सकती है या सदस्यों की पारस्परिक जिम्मेदारी तय की जा सकती है। यह बातें हमें, तीन बातें जो दी गई हैं, दिखने में बहुत सरल लगती है लेकिन वास्तव में इनका बहुत गहन अर्थ है। जैसे पहली बात है कि कंपनी द्वारा सदस्यों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। व्यवहार में यह माना गया है और यह सच भी है कि कंपनी और कंपनी के जो अंशधारी या जो उसके सदस्य होते हैं, इनका अस्तित्व अलग अलग होता है। तो जो सदस्य हैं उसके लिए कंपनी को क्या क्या करना चाहिए, कंपनी की तरफ से अपने सदस्यों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ऐसे सदस्यों के क्या अधिकार हैं और ऐसे सदस्यों के प्रति कंपनी की क्या जिम्मेदारी है। इन सभी बातों का उल्लेख पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों में लिखा होगा। इसी तरह से सदस्यों को भी कंपनी के प्रति कितना लायल होना चाहिए, क्या क्या जिम्मेदारी है सदस्यों की, सदस्य क्या करें और क्या ना करें जिससे कंपनी के अंतर नियम या सीमा नियमों पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। यह सब बातें यहाँ सीमा नियम और अंतर नियम के प्रभावी होने से मालूम पड़ती हैं। यहाँ सदस्यों द्वारा पारस्परिक, मतलब कंपनी के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के आपस में एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार है, यह भी पार्षद सीमा नियम
और अंतर नियमों के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है। पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन, जैसा कि आपको पूर्व में बताया था कि पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 31 के अनुसार कंपनी किसी भी समय अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ऐसे परिवर्तन कुछ सीमा तक तय किए जा सकते हैं, या ऐसे परिवर्तनों पर कुछ प्रतिबंध होता है, या ऐसे परिवर्तनों की कुछ सीमाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी को पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करना है, कंपनी की साधारण सभा में उसने किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रस्तुत किया और वह मान लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उसके परिवर्तन की सीमाओं में एक वैधानिक सीमा है। वो इस प्रकार से है कि जो भी परिवर्तन किया जा रहा है वह कंपनी अधिनियम के अधीन होना चाहिए, सीमा नियमों के अनुकूल होना चाहिए और परिवर्तन प्रक्रिया पूरी होना चाहिए। परिवर्तन प्रक्रिया से आशय है कि यदि कुछ दशाओं में सदस्यों की लिखित अनुमति अगर उस परिवर्तन के लिए जरूरी है तो वैसा भी होना चाहिए। अगर कोई ऐसा परिवर्तन किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन होना चाहिए तो वह भी होना चाहिए। अधिकरण के आदेश के अनुरूप हो, मतलब जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कोई आदेश दिया गया है और उसके हिसाब से परिवर्तन किया जा रहा है भी होना चाहिए। और ऐसे परिवर्तन जिस देश में वह कंपनी है उस देश के कानून के प्रतिकूल ना हो। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा परिवर्तन कर लें जिससे हमारे देश के किसी कानून पर विपरीत प्रभाव पड़े। इसी तरह से न्यायिक सीमाएं भी होती हैं कि ऐसा परिवर्तन कंपनी के हित में होना चाहिए। आप जो कुछ भी परिवर्तन अंतर नियमों में कर रहे हैं वह सद्भावनापूर्ण हो, न्याय संगत हो और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट ना हो। इसका आशय यह है कि किसी कंपनी में कुछ इस प्रकार के अंशधारी हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, तो ऐसा ना हो कि आपने कोई परिवर्तन इस तरह से किया है जिस परिवर्तन की वजह से ऐसे अंशधारियों के साथ किसी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावना हो। और ऐसे परिवर्तनों में परिवर्तन अवैध व्यवसाय करने के लिए नहीं होना चाहिए। परिवर्तन तीसरे पक्षकार के साथ हुए अनुबंध भंग ना हो। मान लीजिए कि आपने पार्षद अंतर नियम में कोई ऐसा परिवर्तन किया जिसके आधार पर कोई दूसरा पक्षकार जिससे कंपनी ने व्यवहार किया था उस पर लाभ ही ना हो रहा हो या उसको कोई विपरीत प्रभाव पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवर्तन व्यक्तिगत हित के लिए भी ना हो और परिवर्तन अवैधानिक उद्देश्यों के लिए भी ना हो। इस आधार पर एक बहुत ही रचनात्मक और लोकप्रिय सिद्धांत यहाँ मालूम पड़ता है, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये है कि कंपनी के पंजीयन के समय ही कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियमों का पंजीयन हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह प्रलेख ऐसे सार्वजनिक प्रलेख माने जाते हैं जिन्हें कोई भी देख, पढ़, सुन और समझ सकता है। ये रचनात्मक सूचना का सिद्धांत बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत है। कई बार हम लोग किसी भी कंपनी से व्यवहार कर लेते हैं, किसी भी कंपनी के हम अंश खरीद लेते हैं, किसी भी कंपनी से हम उसके जो उत्साहित विज्ञापन होते हैं या आकर्षक विज्ञापन होते हैं उन विज्ञापनों को देखकर हम उसके बारे में व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने उस कंपनी के जो वास्तविक नियम हैं उनको नहीं पढ़ा होता, तब ये रचनात्मक सूचना का सिद्धांत प्रभावशील होता है। इसके आधार पर यह कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसने अधिकृत रूप से अपने सीमा नियम और अंतर नियमों में इस बात का उल्लेख किया है। आप लोग जब व्यवहार में किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देखते होंगे या आप जब शेयर खरीदने के लिए उसका प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो बहुत से शब्द ऐसे लिखे रहते हैं कि जो आपकी पढ़ाई में ही नहीं आते, या इतनी छोटी मात्रा में या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखी रहती है। तो ये जो हिडन चीजें लिखी रहती हैं वास्तव में ये भी लिखी हुई मानी जाती हैं और कंपनी की दृष्टि से
ये कहा जाता है कि हमने अपने सीमा नियम और अंतर नियमों में सभी बातों का उल्लेख कर दिया। यदि आप कंपनी से व्यवहार कर रहे हैं तो यह मान लिया जाता है कि आपने हमारे सभी नियम पढ़ लिए हैं, उनको सुन लिया है, उनको समझ लिया है, जबकि व्यवहार में ऐसा कभी नहीं होता है। कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सीमा नियम एवं अंतर नियम के बारे में पर्याप्त जानकारी है तथा उन्होंने इनको पढ़, सुन एवं समझ कर ही कंपनी के साथ अनुबंध किया है, चाहे उन्होंने इन प्रलेखों को कभी पढ़ा, सुना तथा समझा ही ना हो। यहाँ इसका आशय यही है कि जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदने जाते हैं, या आपने व्यवहार में कई जगह देखा होगा कि इस तरह की बातें आती हैं कि हमसे कहा जाता है कि आप इन कागजों पर सिग्नेचर कर दीजिए। किसी बैंक में आप खाता खुलवाते हैं या कहीं आप लोन लेते हैं, ऐसे समय कई चीजें आपको सिग्नेचर करना होती हैं और आपके पास इतना कम समय रहता है कि आप उसको पढ़ नहीं पाते। अगर पढ़ लेते हैं तो आप उसको समझ नहीं सकते। और वही बातें हमारे लिए ये रचनात्मक सूचना के सिद्धांत को बतलाते हैं कि यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यह आपकी गलती है। कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूर्ण रूप से किया। इसी तरह से पार्षद अंतर नियम जैसा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, वैसा एक प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस भी बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम के अतिरिक्त प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को जो जनता से पूंजी प्राप्त करना चाहती है, उसे अपने अंशों या ऋण पत्रों के क्रय या अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित करना पड़ता है। इस हेतु उस कंपनी को एक परिपत्र जनता को जारी करना होता है और इस परिपत्र को प्रविवरण के नाम से जानते हैं। हमारे विद्यार्थी प्रोस्पेक्टस को इस रूप में जानते हैं कि जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो जो प्रोस्पेक्टस मिलता है वो हमारा प्रोस्पेक्टस है। वास्तव में वो प्रोस्पेक्टस है। और ये जो कंपनी है, जो कंपनी आपके साथ व्यवहार करना चाह रही है, उस कंपनी का नाम क्या है, उसका रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ है, वह कैसा काम करेगी, कौन उसके संचालक लोग हैं, ऐसी बहुत सी जानकारी कि एक सामान्य आदमी जो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, अगर उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ लेता है तो उसे कंपनी की आधारभूत जानकारी मिल जाती है और ये कहलाता है प्रविवरण। और इस प्रविवरण में जो जानकारियां दी रहती हैं, इन जानकारियों के लिए कंपनी जिम्मेदार होती है, क्योंकि कंपनी ने अपने प्रविवरण में जो बातें कही हैं, उन बातों को पूरा करना उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। किंतु जिन कंपनियों के प्रवर्तक अपने निजी साधनों से आवश्यक पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें अंशों या ऋण पत्रों को आवंटित करने के 3 दिन पूर्व रजिस्ट्रार के पास एक विवरण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इसे स्थानापन्न प्रविवरण कहते हैं। यहाँ आपको यह मालूम है कि यदि कोई कंपनी जनता से पूंजी आमंत्रित नहीं कर रही है, पब्लिक में उसने शेयर इशू नहीं किए, तो ऐसी कंपनी अपने मित्र, परिचित, रिश्तेदार या परिवार के लोगों के माध्यम से अपनी पूंजी एकत्रित कर सकती है। और जब कोई कंपनी अपनी मित्र या परिवारजनों से या अपने विश्वसनीय लोगों से पूंजी इकट्ठा करती है या उनसे ऋण लेती है, तो जरूरी नहीं कि वो प्रविवरण छपवाए। जब उसे कई लोगों से या आम जनता से पैसा लेना ही नहीं है, तो वहां फिर प्रोस्पेक्टस छपवाना का खर्च करना उसको जरूरी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधिनियम में एक स्थानापन्न प्रविवरण की व्यवस्था है और इसको ही हम स्थानापन्न प्रविवरण कहते हैं। वास्तव में भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 2(36) में प्रविवरण को बतलाया गया है। इसके अनुसार प्रविवरण से आशय एक ऐसे प्रपत्र से है जिसे प्रविवरण की तरह वर्णित, निर्गमित किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्र शामिल है जो जनता से जमाएं आमंत्रित करता हो
या जो किसी समामेलित संस्था के अंशों एवं ऋण पत्रों की क्रय या जो किसी अंशों या क्रय से संबंधित होता है। इसमें जो अधिनियम में परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा का मूल आधार यही है कि प्रविवरण कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर एक आम आदमी कंपनी के बारे में वह सब कुछ जानकारी प्राप्त कर पाता है जो उसे उस कंपनी में विनियोग या उस कंपनी के अंश खरीदते समय होना चाहिए, या प्रविवरण में लिखी हुई बातों के आधार पर कोई भी विनियोगकर्ता या कोई भी आम आदमी इस कंपनी में पैसा लगाता है। यहाँ प्रविवरण की जो परिभाषा है उसके आधार पर हम यह मानते हैं कि प्रविवरण एक प्रलेख होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, एक कागज होता है जिस पे कुछ लिखा हुआ होता है। यह सूचना पत्र, परिपत्र और विज्ञापन के रूप में भी हो सकता है और यह सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। पब्लिक कंपनी जितनी भी होती हैं उन्हें जारी करना जरूरी होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी द्वारा जारी नहीं किया जाता। निजी कंपनी द्वारा यह प्रविवरण जारी नहीं किया जाता है। जनता को दिया गया निमंत्रण है। यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रविवरण जनता को दिया गया निमंत्रण है। प्रविवरण में अगर कोई बात लिखी है तो यह इनविटेशन टू कॉन्टैक्ट है, नॉट कॉन्टैक्ट। यह अनुबंध नहीं है बल्कि अनुबंध के लिए आमंत्रण है। जैसा कि लिखा है कि जनता को दिया गया निमंत्रण, कि हम आपको या जनता को बतला रहे हैं प्रविवरण के माध्यम से। इसके आधार पर पब्लिक कंपनी के पास आती है और कंपनी से व्यवहार करती है, कंपनी में विनियोजन करती है, कंपनी के अंश खरीदती है, और जब कंपनी के अंश खरीदती है तब अनुबंध होता है, उससे पहले वो अनुबंध नहीं होता। यहाँ जनता को दिया गया निमंत्रण एक प्रविवरण का बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। प्रस्ताव करने हेतु जनता को आमंत्रित करना, उसी का सरलीकृत रूप है कि प्रविवरण में कोई बात लिख देने से ना तो कंपनी जिम्मेदार हो जाती है और ना सामने वाला पक्षकार जिसने इसको पढ़ लिया है वह कोई अधिकारी बन जाता है। वह जब जिम्मेदार होती है कि जब सामने वाला व्यक्ति उस कंपनी से इस प्रविवरण को पढ़ने के आधार पर कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है। सार्वजनिक जमाव को आमंत्रित करने के लिए, फिर जारी करने के लिए इसमें तिथि भी लिखी होती है और संचालकों के हस्ताक्षर होते हैं। प्रविवरण जब भी जारी किया जाता है उस पर एक डेट अनिवार्य होती है और उस डेट से ये तय होता है कि एक पर्टिकुलर तिथि को इस कंपनी की स्थिति इस तरह से थी और उस डेट के बाद यदि कंपनी की स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो निश्चित रूप से कंपनी के अधिकारी इस आधार पर अपने आप को बचा सकते हैं कि भाई जिस तारीख को हमने लिखा था उस तारीख तक हमारी लिखी हुई बातें वस्तु स्थिति अवगत कराती थी। उसके बाद के घटनाक्रमों में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके लिए कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं होती। संचालकों के हस्ताक्षर भी इसमें बहुत जरूरी हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 56 में 56 में प्रविवरण की विषय वस्तु, इसके क्या कंटेन है, इसके संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं जो अनुसूची द्वितीय में दिए गए हैं। और ये जो अनुसूची है इसके 3 भाग हैं। यहाँ इसका जो प्रथम भाग है उसमें प्रविवरण के संबंध में सामान्य सूचनाएं दी गई हैं। कंपनी की पूंजी संरचना किस तरह से होगी और प्रस्तुत और निर्गमन की शर्तें क्या होंगी। कंपनी की पूंजी संरचना से आशा है कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपनी के कितने प्रेफरेंशियल शेयर होंगे, कितने इक्विटी शेयर होंगे, अगर प्रेफरेंशियल शेयर होंगे तो वो किस तरीके के होंगे, और इसी तरह से उनको प्रस्तुत और निर्गमन की शर्तें क्या होंगी। यह बातें इस प्रविवरण की विषय वस्तु में हमें बतलाना होती हैं। निर्गमन संबंधी विवरण भी हमें बतलाना होते हैं कि कंपनी अपने शेयर कब इशू करेगी, किन परिस्थितियों में करेगी,
कंपनी प्रबंधक एवं परियोजना, कंपनी के मैनेजर्स कौन होंगे, उनके प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे, उसी प्रबंध की अन्य कंपनियों का विवरण, कि इसी मैनेजर या इसी मैनेजमेंट के द्वारा या इसी कंपनी के द्वारा और कौन कौन सी कंपनियों को रेगुलेट किया जाएगा, लंबित न्यायिक विवादों संबंधी विवरण। यदि प्रविवरण प्रस्तुत करते समय कंपनी पर या कंपनी के द्वारा कोई विवाद, न्यायिक विवाद अगर प्रचलन में हैं तो उनका उल्लेख करना भी प्रविवरण में अत्यंत आवश्यक है। जोखिम घटकों के संबंध में प्रबंधकों की धारणा। यहां प्रवर्तकों द्वारा या प्रबंधकों द्वारा हमेशा अपने प्रविवरण में यह बताया जाता है कि कंपनी अमुक प्रकार का व्यापार कर रही है, इस प्रकार के व्यापार में अमुक अमुक प्रकार की जोखिम होने की संभावना भी है या उससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब प्रविवरण हम इशू करते हैं तो जो व्यक्ति हमारी कंपनी के अंश खरीद रहा है उसे ये मालूम होना चाहिए कि यह अंश किस कार्य में लगाया जाएगा। आपने देखा हो कई कंपनियों के प्रोस्पेक्टस में बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा रहता है, अगर वो कुछ फॉरेस्ट से संबंधित कंपनी, पहले कभी एक एनवी नाम की कोई कंपनी रही है या और भी कई ऐसी कंपनियां प्रचलन में आई हैं जिन्होंने लिखा था कि हम आपसे वृक्ष लगाने के लिए पैसा ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर फसल ठीक नहीं होती है, वृक्ष खराब हो जाते हैं, जमीन पे उपजाऊ नहीं होती है या कई प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं तो इस संबंध में कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी या कोई ऐसी बातें आ जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों में कंपनी किस तरीके का व्यापार कर रही है, अगर कोई हवाई कंपनी है जो हवाई जहाज का व्यापार कर रही है तो उसमें क्या क्या जोखिम हो सकती हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो उसमें क्या क्या जोखिम हो सकती है, इन बातों का विवरण प्रविवरण में जरूर दिया जाता है, जिससे इन्वेस्टर को ये मालूम पड़ता है कि वो क्या करे या क्या ना करे। इसी तरह से इसका जो द्वितीय पार्ट है उसमें भी कुछ सामान्य सूचनाएं, वित्त संबंधी सूचनाएं और वैधानिक सूचनाएं दी जाती हैं। यहाँ वैधानिक सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और वैधानिक सूचनाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम अभिधान राशि, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा। कंपनी ने जनता से शेयर खरीदने के लिए प्रविवरण जारी कर दिया, न्यूनतम अभिधान या मिनिमम कितना पैसा जमा हो जाएगा तब कंपनी रेगुलेट होगी, यह डिक्लेयर करना होता है। हमारे इशू करने के जो भी खर्चे होते हैं वो कितने होंगे, अभिगोपन या दलाली या कमीशन कितना दिया जाएगा, पूर्व में जारी नगद अंश कितने थे और पिछले 5 वर्षों में कंपनी के सार्वजनिक अधिकार एवं निर्गमन क्या थे, ये सभी बातें कंपनी की वैधानिक एवं अन्य सूचनाओं में दी जाती हैं। पूर्व के निर्गमन पर कमीशन, नगद के अतिरिक्त प्रतिफल पर निर्गमित अंश, प्रविवरण जारी करने की तिथि एवं पूर्वाधिकार अंशों की राशि, अभिधान, विकल्प, डिपॉजिटरी संस्था से अंशों का लेन देन, ये कुछ ऐसी तकनीकी बातें हैं जिनको प्रविवरण में यथास्थान उल्लेखित करना जरूरी होता है, जिनके आधार पर एक आम आदमी यह जान पाता है कि कंपनी का स्टेटस क्या है। क्रय की जाने वाली संपत्तियों का विवरण, संचालकों का विवरण, मतदान लाभांश अंशों के ग्रहणाधिकार, अंशों का हस्तांतरण, कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुबंध एवं प्रलेख, ये सभी बातें प्रविवरण में बतलाई जाती हैं। और इस प्रविवरण का तृतीय भाग जो होता है, अनुसूची का तृतीय भाग होता है, उसमें प्रलेख जो भी दिए गए हैं उसको डिक्लेयर करना होता है कि इन प्रलेखों को भली भांति जांच लिया गया है और इसके बाद में अंत में डिक्लेरेशन होता है, घोषणा होती है कि जो भी जानकारी दी गई है वह सच है और तथ्यात्मक है। इस पर कंपनी के जिम्मेदार लोगों के हस्ताक्षर होते हैं, संचालक हो सकते हैं, प्रबंधक हो सकते हैं, प्रवर्तक हो सकते हैं। इसमें सेबी जो संस्था है उसके द्वारा किसी भी कंपनी की जो प्रतिभूतियां हैं उनको नियमन और रेगुलेशन किया जाता है और उसने ऐसे प्रविवरणों के संबंध में कुछ नियम दिए हुए हैं
कि अस्वीकरण वाक्य कंपनी को पहले लिखना होगा। जो भी कंपनी अपने प्रविवरण जारी करती है उसमें वो क्या नहीं करेगी या क्या काम उनके द्वारा नहीं किया जाता है, यह बातें भी स्पष्ट रूप से बतलाना होगी। गैर निवासी भारतीयों या विदेशी निगमीय संस्थाओं के लिए कितना आरक्षण है, स्टॉक का इन्वेस्ट किस तरह से किया जाएगा, ऋण पत्रों के क्रय की व्यवस्था क्या होगी, पूर्ववर्ती निर्गमों के वादे का विवरण, निर्गम की राशि का उपयोग, स्टॉक मार्केट के आंकड़े, आवंटन एवं वापसी किस तरह से होगा, यह भी सेबी द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और व्यवहारिक बात यह है कि प्रविवरण में किसी भी प्रकार की भूल या मिथ्या वर्णन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन है तो इस मिसरिप्रेजेंटेशन के आधार पर कोई व्यक्ति यदि कंपनी से व्यवहार कर लेता है तो एक प्रकार से एक आम आदमी के लिए ये धोखा है। और कंपनी अधिनियम पूरे अपने आचरण में यह नहीं चाहती कि किसी प्रकार से धोखा हो। यहाँ प्रविवरण में भूल या मिथ्या वर्णन के संबंध में 22 काउंसिल किंडर्सले के अनुसार जो बातें कही गई हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण और इस अधिनियम के लिए एक बहुत मार्गदर्शक और मील का पत्थर साबित हुई हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है कि प्रविवरण में प्रत्येक बात को बिल्कुल सही एवं ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए। कोई भी ऐसी बात तथ्यपूर्ण ढंग से नहीं लिखनी चाहिए जो उस रूप में नहीं है, तथा किसी भी तथ्य को लिखने से भी नहीं भूलना चाहिए जो उन विशेष अधिकारों एवं लाभों की प्रकृति को प्रभावित करता है जिसका प्रविवरण में अंशों के क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु उल्लेख किया गया है। यहाँ यह बिल्कुल सच है कि एक आम आदमी जब भी किसी कंपनी में अपने अंश खरीदता है, कंपनी से अंश खरीदता है, तो वो विनियोजन की दृष्टि से खरीदता है। उसने किसी कंपनी में अगर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसे ये अपेक्षा होती है कि इस कंपनी से मुझे फायदा होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति जितनी भी कंपनियां प्रचलित हैं उन सब के बारे में पूरी जानकारी रखे। तो प्रत्येक कंपनी अपनी जानकारी देने के लिए अपना प्रविवरण निकालती है और उस प्रविवरण को पढ़ने पर कोई भी विनियोगकर्ता अपनी पूरी बातें जान पाता है कि इस कंपनी में यदि हमने अंश लगा दिए या इस कंपनी में हमने पैसा लगाया तो कंपनी अमुक तरह का व्यापार करती है और इस तरह के व्यापार करने से हमारे जो अंश हैं या हमारे शेयर हैं उनकी कीमत कितनी बढ़ेगी या कम होगी, या हमारे जो शेयर हैं उनकी पोजीशन या हमारा विनियोग कहाँ स्टैंड करेगा। और इस विनियोगकर्ता का जो आधार होता है वह प्रविवरण ही होता है। और यदि किसी कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस ही गलत दिया या उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो रिस्क फैक्टर नहीं लिखे हैं, या कोई ऐसी बातें लिखी हैं जो सामान्य से बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी हैं, झूठी बातें लिखी हैं, या कोई ऐसी चीज भूल गए जो उन्हें बताना जरूरी था, तो ये सभी बातें धोखे की श्रेणी में आती हैं। और किंडर्सले महोदय द्वारा जो बातें कही गई हैं ये बातें आज तक प्रासंगिक हैं कि आज भी यदि कोई विनियोगकर्ता किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और उसको बाद में ऐसा लगता है कि ये तो हमने गलत इन्वेस्ट कर दिया, तब वह उसका अगर प्रविवरण देखता है तो यह पाता है कि नहीं, इसके प्रविवरण में तो इन बातों को लिखा गया या नहीं लिखा गया था। और वास्तव में जब इस तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाता है तो कुछ लोगों के अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि अगर कंपनी ने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया है प्रविवरण में तो कंपनी के दायित्व या कंपनी के विरुद्ध क्या अधिकार हैं यह अधिनियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इसलिए जब भी हम किसी कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं, इवन जब आप भारतीय जीवन बीमा निगम
या विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसीज हमारे मार्केट में प्रचलन में रहती हैं, इनके जहां पे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां हमें कई बार कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पर बिना पढ़े लिखे कम समय में सिग्नेचर करने की स्थिति बनती है। यदि आपने सिग्नेचर कर दिए हैं तो निश्चित रूप से आप एक बार उनको पढ़ जरूर लीजिए, भले ही बाद में पढ़ लें, ताकि भविष्य में आपको उन प्रपत्रों के आधार पर यह मालूम हो पाए कि आपके अधिकार या आपके दायित्व क्या हैं। कई बार हम अनभिज्ञता में अपने कई अधिकारों को नहीं प्राप्त कर पाते। प्राविवरण में भी ऐसे ही मिस रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं, उन आधार पर कंपनी का दायित्व विनियोगकर्ता के विरुद्ध बनता है। संचालकों या प्रवर्तकों के दायित्व या उनके विरुद्ध अधिकार, एक विनियोगकर्ता को उस कंपनी के संचालकों और उसके प्रवर्तकों के विरुद्ध भी अधिकार मिल जाते हैं। विनियोगकर्ता अगर प्रविवरण में कोई बात लिखी गई है और उसके आधार पर उस विनियोगकर्ता को कुछ पैसे मिलना हो या उसको कुछ लाभ मिलना हो या कोई उसकी क्षतिपूर्ति की जाना हो, तो वह इस प्रविवरण में लिखने के आधार पर ऐसा प्राप्त कर सकता है। और इसी तरह से विशेषज्ञों के दायित्व या उनके विरुद्ध अधिकार, यहाँ विशेषज्ञों के दायित्व और उनके विरुद्ध अधिकार से आशय है कि यदि किसी कंपनी के स्थापना में कोई विशेषज्ञों की भूमिका है और उन विशेषज्ञों ने अपनी राय के अनुसार कुछ ऐसी बातें कही थी जिनसे प्रभावित होकर किसी व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है, तो ऐसे विशेषज्ञों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि आपने अपनी राय किस आधार पर दी थी। यदि उनका आधार उचित नहीं है तो वे निश्चित रूप से अपनी बात के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसा कि आपको पूर्व में भी बतलाया था कि जो प्रविवरण होता है वो सार्वजनिक कंपनी द्वारा सारणी आ के अनुसार तय होता है, और सारणी आ के अगर कोई ऐसा नियम नहीं बनाना चाहता, कोई व्यक्ति अपने प्रविवरण निर्गमित नहीं करना चाहता, तो उसे स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमित करना होता है। और स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमित करने के लिए जो स्थितियां हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सार्वजनिक कंपनी द्वारा तब जारी किया जाता है जबकि वह प्रविवरण जारी नहीं करती। यदि कोई सार्वजनिक कंपनी अपने प्रविवरण जारी नहीं करती है तो उसको एक स्थानापन्न प्रविवरण जारी करना होता है, और ये स्थानापन्न प्रविवरण प्रिस्क्राइब्ड कंपनी अधिनियम द्वारा पूर्व से ही तैयार होता है। ऐसी कंपनी अपनी स्थापना के समय प्रविवरण जारी नहीं करती तो व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र के लिए स्थानापन्न प्रविवरण प्रस्तुत करती है। एक निजी कंपनी द्वारा तब जबकि वह एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित की जाती है, तो ऐसी कंपनी को परिवर्तन के 30 दिन में स्थानापन्न प्रविवरण रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना होता है। वाणिज्य के विद्यार्थी जानते होंगे, जब आप कंपनियों का अकाउंट्स का काम करते हैं उस समय आप पढ़ते हैं कि कोई एक प्राइवेट कंपनी है, वो अगर कभी पब्लिक कंपनी बनती है तो उसको वे सभी औपचारिकताएं पूरी करना पड़ती हैं जो एक पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी होती हैं। वही बात यहाँ कही गई है कि एक प्राइवेट कंपनी जब वह पब्लिक कंपनी बनती है तो उसे पब्लिक कंपनी जैसी सभी कागज प्रस्तुत करना होते हैं। उसको यह छूट रहती है कि वह परिवर्तन के 30 दिनों के अंदर कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं उनके पास जाकर और अपना स्थानापन्न प्रविवरण प्रस्तुत करें। यहाँ प्रविवरण जारी करने के बाद में बहुत से वैधानिक नियम तय हो जाते हैं, और उन वैधानिक नियमों में यह प्रमुख है कि स्थानापन्न प्रविवरण वही कंपनी जारी कर सकती है जिसने प्रविवरण जारी नहीं किया हो। सामान्यतः प्रत्येक कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस, जो सार्वजनिक कंपनी है जिसने जनता से अंश आमंत्रित करना है, उसे अपना प्रोस्पेक्टस जारी करना होता है। यदि वो अपना प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती है तो फिर उसे स्थानापन्न प्रविवरण जारी करना आवश्यक होता है। यहाँ आवंटन के 3 दिन पूर्व रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होता है। फिर निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक बातें होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए,
और निजी कंपनी से संबंधित नहीं होता। एक प्रविवरण जो है वो निजी कंपनी को इशू नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि इसे जनता से जमाए या जनता से पूंजी या जनता से पैसा प्राप्त नहीं करना है। यहाँ यह इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति स्थानापन्न प्रविवरण में कोई त्रुटि कर देता है, उसमें कुछ बातें गलत लिख देता है, तो उसको 10,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। और इसमें माना गया है कि कंपनी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ये 10,000 रुपये जुर्माना होता है। इतना ही नहीं, जैसा कि अगले पॉइंट में कहा गया है कि यदि प्रविवरण में, स्थानापन्न प्रविवरण में कोई असत्य कथन लिख दिया गया, असत्य कथन से आशय यहाँ यह है कि कोई ऐसा बात आपने लिख दी है जो सच नहीं है और ना जिसके सच होने की कोई संभावना है, तो ऐसी स्थिति में 50,000 रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्ष तक के कारावास अधिनियम में है। और दायित्व से मुक्ति, आवंटन व्यर्थनीय और इसमें परिवर्तन, इन सब के संबंध में वैधानिक नियम स्थानापन्न प्रविवरण के हैं। यहाँ यह बहुत जरूरी है कि कंपनी, चूंकि कंपनी की स्थापना अधिनियम के द्वारा होती है, कंपनी का समापन अधिनियम के द्वारा होता है, तो कंपनी के प्रत्येक प्रकार के कार्यों में विधि सम्मत या अधिनियम से संबंधित बातें ही होती हैं। और अगर ऐसी सभी बातें सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कंपनी का जो भी काम होता है, प्रारंभ, स्थापना, संचालन, सब अधिनियम के द्वारा होता है। हमें मन से कुछ करने का अधिकार या स्कोप इसमें नहीं रहता है। आशा है आपको यह व्याख्यान समझ में आया होगा और यहाँ हमारे कुछ प्रश्न हैं, कोई अगर इसका उत्तर दे पाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये पार्षद अंतर नियम की परिभाषा कंपनी अधिनियम की निम्नलिखित धारा में अंकित है, कोई बतला पाएगा? पार्षद अंतर नियम की परिभाषा कंपनी अधिनियम की किस धारा में अंकित है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या आगे बढ़ जाइए क्या? हाँ, बताएं भाई, बुरहानपुर से, नेपानगर बुरहानपुर से बतलाइए। हाँ, सुन पा रहे हैं? नेपानगर बुरहानपुर। हेलो सर। हाँ बोलिए। पुष्पेंद्र सेन, आर्ट एंड कॉमर्स सागर से। हाँ बोलिए बोलिए पुष्पेंद्र सिंह। 2A सर। हैं? 2-1। 2-1? हाँ। कहाँ, इसमें कहाँ लिखा हुआ 2-1 भाई? नहीं। अच्छा, बी सेक्शन पे लिखा है। हाँ सर। और कोई, आप अपने और किसी साथी से पूछिए। 2-2 सर। हाँ पुष्पेंद्र सिंह, अब 2-2 बोल दो। आपको हाँ। दिख गया ना 2-2 है? नहीं सर। हाँ। नहीं सर। हाँ सर जो आपने बोला था कि आपने जो एक जो बताया है उसको बताने का तरीका ये है, धारा 2(1) और सही उत्तर इसका है धारा 2(2)। ठीक है सर। अच्छा, इसी तरह से एक अगला प्रश्न है कि प्रविवरण जारी नहीं कर सकती। कौन सी कंपनी ऐसी है जो प्रविवरण जारी नहीं कर सकती? गवर्नमेंट कॉलेज नेपानगर सर। हाँ बोलिए। निजी कंपनी सर। हाँ, एक निजी कंपनी, या जिसमें जो बी आपने अगर कहा है कि निजी कंपनी को प्रविवरण जारी नहीं करना होता है, तो ये आपने बिल्कुल सच कहा। क्या कोई ये बता पाएगा कि निजी कंपनी प्रविवरण जारी क्यों नहीं करती? निजी कंपनी प्रविवरण जारी क्यों नहीं करती?
ये किताब में कहीं नहीं लिखा होगा। आप लोग किताब पलट रहे हैं, उसमें ये कहीं नहीं लिखा होगा। इतनी देर अपन ने जो बात की है कि सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में कुछ अंतर होता है, तो निजी कंपनी क्यों प्रविवरण जारी नहीं कर सकती? कोई बतला सकता है आप लोग? हाँ भाई, सागर से बताएं। पुष्पेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह चले गए कि है अभी? सर क्योंकि निजी कंपनी के पास अधिकार नहीं होते। निजी कंपनी के पास जो अधिकार एक सार्वजनिक कंपनी के पास होते हैं सर, वो निजी कंपनी के पास सारे नहीं होते इस कार्य से। अगर आपका उत्तर ये है तो ये बहुत गलत उत्तर है, आपको फिर से पढ़ना चाहिए। भाई सामान्य सी बात है कि सार्वजनिक कंपनी चूंकि जनता से पूंजी है, उसको पब्लिक डीलिंग करना होती है, इसलिए उसे अपनी जानकारी पब्लिक तक पहुंचाना होती है, इसलिए उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। लेकिन जो निजी कंपनी होती है उसको पब्लिक के पास जाना ही नहीं होता है। वो अपनी पूंजी अपने परिचित मित्रों, रिश्तेदारों या परिवार के लोगों से ही एकत्रित कर लेती है। तो उसे जब जनता से कोई पैसा लेना ही नहीं है तो फिर वो जनता को प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करती। मतलब आपके प्रश्न में इसका उत्तर शामिल था, अधिकार तो। हाँ, और बोलिए, और कोई क्वेरी हो किसी की? सर कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है स्थानापन्न, सर इसका मतलब क्या होगा? स्थानापन्न मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, स्थानापन्न को अपन सब्स्टिट्यूट या इन लिeu ऑफ कह सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज हमने बतलाई कि प्रविवरण, यस सर, प्रोस्पेक्टस बोला, और इस प्रोस्पेक्टस के बाद में एक बोला है स्थानापन्न प्रविवरण। तो कंपनी अधिनियम में ये व्यवस्था है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो जनता से अंश आमंत्रित, जनता से जमाएं लेना है या पब्लिक को शेयर इशू करना चाहती है, उसे अपनी जानकारी देने के लिए खुद अपना एक प्रोस्पेक्टस बनाना होगा। तो व्यवहार में यह है कि जरूरी नहीं कि हर कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस बनाए। कई कंपनियों के पास में इतना समय नहीं होता है कि वे अपना प्रोस्पेक्टस बनाएं। तो कंपनी अधिनियम में एक उन्होंने स्थानापन्न प्रविवरण की व्यवस्था की है। एक ऐसा प्रोस्पेक्टस खुद तैयार किया है जिसमें टेबल ए के अनुसार कम से कम 99 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इन पॉइंट्सों के आधार पर ही उसको वो मानना पड़ेंगे। मतलब लगभग स्थानापन्न प्रविवरण ऐसा प्रविवरण है जो कंपनी द्वारा, अधिनियमों द्वारा खुद तैयार किया गया है। तो कंपनी अधिनियम आपको सुविधा देती है कि या तो आप खुद अपना बनाइए, और आप अपना नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा ये आपको मानना पड़ेगा। ये स्थानापन्न प्रविवरण है। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न हो तो बताएं। ये क्या मंडला? तो कंपनी अधिनियम यद्यपि आपको लगता है कि बहुत ही टिपिकल या कठिन है, लेकिन यदि आप इसकी अध्ययन बड़े सरल शब्दों में करते हैं और सामान्य सी बातें आप समझ पाते हैं तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और अधिनियम के रूप में या लॉ के रूप में आप यह मत डरें कि इसमें अमुक धाराएं ये कही गई है या वो कही गई है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी पब्लिक कंपनी है, कौन सी प्राइवेट कंपनी है, और इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। और कोई भी कंपनी का अधिनियम हमारे जो देश के सामान्य प्रचलित जो कानून हैं उनके विपरीत नहीं हो सकता। ये हमेशा आप ध्यान रखें, और अगर आप कभी भी अपना उत्तर लिखते हैं उस समय ये बातें ध्यान रखें कि जो हमारे देश के सामान्य से नियम हैं उनके विपरीत नहीं है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप बहुत आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो बतलाइए। यस सर। हाँ बोलिए। एक बार फिर पूछना चाहूंगा सर, जो हम कंपनी अधिनियम पढ़ते हैं तो क्या इसमें जो सभी धाराएं होती सर, इनको मतलब मोस्टली रूप से हमको इनको कंठस्थ याद करने पड़ते हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मली पढ़ के काम चलाया जा सकता है सर? देखिए, सभी धाराओं को याद करना पड़ता है ऐसा कहीं किसी नियम में नहीं लिखा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें आपको लिखना है, कभी जब आपको प्रश्न आता है
और जब स्पेसिफिक रूप से पूछा जाता है कि अमुक के विषय में कौन सी धारा है, जैसे अभी आपसे पूछा था कि इसकी अंतर नियम की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तब आपको जानकारी में होना चाहिए कि अंतर नियम की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 में दी गई है। तो जब स्पेसिफिक से रूप से पूछा जाए तब आपको जानकारी में होना चाहिए। व्यवहार में भले ही आपको धारा याद नहीं है, लेकिन यदि आप इतना लिख देते हैं कि अधिनियम के अनुसार या प्रचलित कंपनी अधिनियम के अनुसार, तो भी आपका उत्तर पर्याप्त होता है। कभी यह नहीं माने कि आपने धारा नहीं लिखी तो आपका उत्तर अपूर्ण है। अगर आपने कंटेंट सही लिखा है, आपने अपना उत्तर सही लिखा है, तो और धारा लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। ठीक, धन्यवाद आप सभी को और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा में भी सफल हो आप सभी। जय हिंद। जय हिंद सर।